Hello friends, this is Mohammad Sharif and I welcome you all to your online English language class. In today's episode I am going to explain you a poem from Standard 11 Hornbill book and the title of this poem is A Photograph. In this episode I am going to cover introduction of poet, hard words, explanation and all the poetic devices used in this poem. So let's start with the introduction. दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय शर्ली टॉल्सन। आप यहाँ पे रेड कलर में भी देख सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको मैंने रेड कलर में मार्क कर किया हुआ है। तो ये पोएम जो है वो शर्ली टॉल्सन ने लिखी है एंड शी वाज पोएट, टीचर, एजुकेशनल जर्नलिस्ट एंड एडिटर। तो इस तरह का उनका एक रिकॉर्ड रहा है, करियर रहा है अपनी पोएट्री के मामले में। एंड देन शी वॉज अ हाईली रिगार्डेड पोएट एंड एन इनोवेटिव राइटर। बहुत ही उम्दा किस्म की वो पोएट्री लिखती थी और बहुत ही इनोवेटिव टाइप की वो एक राइटर रही हैं। In this poem, she describes a mother and her memories after watching an old photograph of a mother which was clicked when she went to a beach holiday with her cousin. अब इस poem में पोएट के हाथ में एक फोटोग्राफ लगता है उनकी मदर का, जो कि उस वक्त क्लिक किया गया था जब वो एक बीच हॉलीडे पे गई थी अपने कजिन के साथ में। और उस फोटोग्राफ को देख के वो अपनी सारी जो फीलिंग्स हैं उसको डिस्क्राइब करती हैं अपनी मदर के बारे में, उनके चाइल्डहुड के बारे में। We can notice that how a simple photograph can invoke feelings about ever changing state of human beings. और हम ये नोटिस कर सकते हैं कि कैसा एक सिंपल सा फोटोग्राफ हमारी जो फीलिंग्स है उनको इन्वोक कर सकता है, हमारी जो पुराने यादें हैं उन्हें ताज़ा कर सकता है। एंड इट माइट बी पॉसिबल वो जो यादें हैं वो सैडनेस की भी हो और हैप्पीनेस की भी हो सकती हैं। पोएट हैज एक्सप्रेस्ड हर लव फॉर हर मदर एंड ग्रीफ ऑफ लॉजिंग हर। इस पोएम में इन्होंने अपनी मदर के लिए जो उनका प्यार है और उन्हें खोने का जो दुख है उनकी डेथ का, उसे बहुत ही ब्यूटीफुल वे में एक्सप्लेन किया है। लेट्स मूव टू हार्ड वर्ड्स, क्योंकि हार्ड वर्ड्स अगर आपने समझ लिए तो पोएम बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। तो फर्स्ट वर्ड इज कार्डबोर्ड। ये कार्डबोर्ड यूजुअली आपने पैकिंग मटेरियल्स में भी देखा होगा, और पहले यूजुअली जो फोटोज होते थे उन्हें कार्डबोर्ड पे पेस्ट करके रखा जाता था फॉर द सेफ्टी। पैडलिंग यानी कि अगर आप समंदर के किनारे हैं या किसी भी शेलो वाटर में, कम गहरे पानी में आप चल रहे हैं तो आपको अपने पैरों को उठा करके चलना होता है, दैट इज कॉल्ड पैडलिंग। स्टिल यानी कि नॉट मूविंग, यहाँ पे भी हम ये एक वर्ड देखेंगे जिसमें एक स्टिलनेस की बात है एक लाइन में। वॉश्ड यानी कि वैसे तो धोना होता है, लेकिन यहाँ पे इस तरह से यूज हुआ है कि समंदर के किनारे जब आप कभी गए हो तो जो समंदर का पानी आपको पैरों को छू रहा है, दैट वुड बी कॉल्ड वॉशिंग। टेरिबली, टेरिबली का मतलब वैसे तो होता है कि काफी बुरा, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है कि बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में या एक्सट्रीमली, काफी वेरी मच के सेंस में से यूज किया गया है। ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्पोररी, जल्दी से चेंज हो जाने वाला, जैसे कि वक्त जो है वो हमेशा चेंज होता रहता है। स्नैपशॉट का मतलब फोटोग्राफ जो कि काफी जल्दी से क्लिक कर लिया गया हो। टू ड्रेस यानी कि कपड़े पहनाना। राय यानी कि आयरोनिकली एंड ग्रीमली डिसअपॉइंटिंग। वैसे तो ये जो फीलिंग है हम उसको बहुत इजीली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एक ऐसी फीलिंग जो आपको मतलब एक दुख का भी एहसास कराए और आप उसे एक्सप्रेस भी ना कर सको सही से। यू कैन सी इन द फोटो। लेबर्ड, फोर्स्ड, नॉट नेचुरल, मतलब कि जबरदस्ती से किया गया हुआ काम जो आपको बहुत मुश्किल से करना पड़ा हो। ईज यानी कि फ्रीडम फ्रॉम डिफिकल्टी ऑफ पेन, यानी कि किसी भी मुश्किल या परेशानी से आपको आजादी मिलना। And last one is circumstance, situation or event. So these were the hard words, and let's move on to the explanation of this poem and watch this video till the end, and I'm sure आपको हर क्वेश्चन के आंसर बहुत ही इजीली आप अटेम्प्ट कर सकोगे अगर इस वीडियो को आपने एंड तक देख लिया। We can divide the narration of this poem in below subtopics. वैसे तो ये जो poem है it has been written in free verse, इसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं है, लेकिन एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस पोएम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट। When poet observes a photograph, her mother's adolescence, जब पोएट अपनी मदर के फोटोग्राफ को देखती हैं, उस वक्त का जो उनका जो मतलब एज थी उनकी मदर की, वो एक एडोलेसेंस की थी। उस टाइम के बारे में वो कुछ मतलब फर्स्ट लाइंस में लिखती है कि फर्स्ट टाइम जब वो पोएट अपने मदर के फोटोग्राफ को देखती हैं तो जो कि कार्डबोर्ड पे चिपका हुआ था, तो उसको देख के उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग बातें याद आती है अपनी मदर के बारे में। तो वो ये कहती हैं कि ये जो फोटोग्राफ है वो एक कार्डबोर्ड पे चिपका हुआ था और उसमें उनकी मदर के चाइल्डहुड की काफी इंटरेस्टिंग मेमोरीज थी। The photograph has 3 girls. The oldest one is poet's mother and other 2 are her cousin Betty and Dolly. आप यहाँ बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं कि किस तरह से जब उनकी मदर बीच हॉलीडे पे गई थी तो उनके साथ में उनकी 2 कजिन्स बेटी और डॉली उनके साथ में थी, जो उनका हाथ पकड़ के साथ में चल रही थी।
Her mother is some 12-year-old or so, and her cousins had held her hand एंड वेर यंगर देन हर। वो ये डिस्क्राइब करती हैं कि उनकी मदर जो है वो कुछ 12 साल की उम्र की थी और उनकी जो दो कजिन्स थी वो उनके साथ में थी, और उस बीच पे वो एक हॉलीडे के लिए गए थे और वहां पे वो लोग पैडलिंग कर रहे थे। They stood still when their uncle were supposed to click their photo, और जब उनके अंकल को उनका फोटो क्लिक करना था तो वो बिल्कुल ही स्टिल खड़ी हो गई, मतलब बिना हिले डुले उनको एक अच्छा सा फोटो क्लिक करना था, इसके लिए वहां पे खड़ी हो गई। एंड देन बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स ऑन बीच दे हैड टू मैनेज देयर हेयर्स while keep smiling for photo। अब जब बीच पे आप जाते हो तो यूजुअली वहां पे जो हवा है काफी तेज होती है, और उसमें भी अगर आपको स्माइलिंग फोटो देना है और बाल उड़ रहे हैं तो वो लोग भी अपने बालों को मैनेज करके एक अच्छा सा फोटो क्लिक करवाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये इसकी पोएम की इनिशियल लाइंस में इस तरह से फोटो को डिस्क्राइब करती हैं पोएट, और कुछ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के बाद में वो अपनी मदर के फेस को एक स्वीट फेस की तरह देखती हैं, और वो इसलिए कहती हैं कि उनकी मदर का फेस उस वक्त काफी स्वीट था, बिकॉज ये फोटो जो था वो उनकी पैदाइश के पहले, पोएट के पैदा होने से पहले ये फोटो क्लिक किया गया था। और यहाँ पे भी एक वो इनडायरेक्टली हमें इंडिकेशन देती है कि किस तरह से जब हम छोटे होते हैं तो हमारे फेस जो है वो काफी स्वीट होते हैं, लेकिन ओवर द टाइम, ओवर द ईयर्स हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और स्ट्रेस की वजह से हमारे फेसेस भी चेंज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। Another thing she notices is that she was washing feet of her mother। एक और चीज वो नोटिस ये करती हैं कि किस तरह से जो समंदर का पानी है वो उनकी माँ के पैरों को छू रहा था, और यहाँ पे भी वो एक कंपैरिजन है, एक कॉन्ट्रास्ट है वो ड्रॉ करना चाहती हैं कि इन हर ओपिनियन द सी हैज चेंज्ड वेरी लेस। ये पानी को अपनी माँ के पैरों को छूता हुआ देख के वो सिंपली यही सोच रही हैं कि किस तरह से आज भी वो जो समंदर है बिल्कुल एज इट इज है, उसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं हुए, लेकिन उनकी माँ जो है उनके जो पैर हैं वो कितने टेरिबली ट्रांजिएंट हैं कि वो इतनी जल्दी चेंज हो गए, और ये कब चेंज हो गए उन्हें पता भी नहीं चला। और ट्रांजिएंट का मतलब टेम्पररी होता है। यहाँ पे ऑथर ने, पोएट ने एक कंपैरिजन ड्रॉ किया है नेचर और ह्यूमन लाइफ के बीच में, कि जो नेचर है वो जल्दी चेंज नहीं होता, वो एज इट इज रहता है, लेकिन ह्यूमन लाइफ जो है वो काफी फास्ट चेंजिंग होती है, उसमें बहुत जल्दी से चेंज आता है। तो यहाँ पे वो अपनी मदर के अब बूढ़े होने या बड़े होने का इंडिकेशन दे रही है हमें। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि व्हेन पोएट्स मदर ऑब्जर्व्स अ फोटोग्राफ, जब पोएट की मदर अब उस फोटो को देख रही है अपनी अडल्टहुड में, अपने खुद की जवानी के टाइम में, तो वो क्या देखती हैं, आफ्टर सम 20-30 years अ मदर वुड लाफ व्हाइल वाचिंग दैट फोटो। यानी वो ऐसा कहती है पोएट कि जब उनकी मदर 20 या 30 साल के बाद उस सेम फोटो को देखती हैं तो उन्हें हंसी आने लगती है। क्यों ऐसा कह रही है वो? She would ask the poet to look at her cousin Betty and Dolly and how their parents dressed them for sea holiday। वो फोटो को देख करके पोएट को भी इस फोटो को देखने के लिए कहती हैं, और उन्हें ये बताती हैं कि देखो किस तरह से हमारे पेरेंट्स ने हमें एक सी हॉलीडे के लिए, बीच हॉलीडे के लिए तैयार किया था, ड्रेसअप किया था। मे बी शी लाफ्स बिकॉज ऑफ द स्कैंटी वे ऑफ ड्रेसिंग, और शायद उन्हें इस वजह से हंसी आ रही है कि किस तरह से एक बीच हॉलीडे के लिए जाते वक्त उन्हें उनके मदर, उनके पेरेंट्स ने कपड़े पहनाए थे। And then the sea holiday was a mother's past which her mother cherished a lot। आगे वो इस तरह से कहती हैं कि ये जो एक सी हॉलीडे था जो फोटोग्राफ में कैप्चर हुआ है वो उनकी मदर का पास्ट था, और जो उन्हें काफी याद आता है, और उसे याद करके शायद वो थोड़ा खुश भी होती हैं, उसे चेरिश करती हैं। मदर्स लाफ्टर वाज पोएट्स फेवरेट मोमेंट। लेकिन इस फोटोग्राफ में, उस फोटोग्राफ को देखते वक्त जो उनकी माँ उनके सामने जो हंस रही थी, बिल्कुल दिल से हंस रही थी, वो पोएट के लिए उनका एक फेवरेट मोमेंट है अपनी माँ को हंसता हुआ देखना, और इस मोमेंट को वो हमेशा याद करती हैं और अपनी मदर को भी उसके साथ में मिस करती हैं। एंड देन आगे वो कहती हैं कि हर मदर फील्स डिसअपॉइंटेड एट द लॉस ऑफ हर चाइल्डहुड जॉयज। उनकी मदर अपना ये फोटोग्राफ देख के उनके चाइल्डहुड को याद करती हैं और मिस करती हैं, और पोएट जो है इस फोटोग्राफ को देख के अपनी मदर की हंसी को, जो उनकी रियल हंसी थी, उसे वो याद करती है, और दोनों ही इन दोनों चीजों को याद कर रही है अलग अलग टाइम में। Both of them at different periods of time have thought about the past which they cannot live again। और दोनों ही अपनी इस पास्ट को याद करके अलग अलग वक्त में याद करके उसे मिस करते हैं, और थोड़ा सा पछतावा भी उन्हें फील होता है कि फिर से अगेन इस पास्ट को वो दोबारा से जी नहीं सकते। ना उनकी मदर अब सी बीच पे जा सकती हो, ना पोएट के पास उनकी मदर जो है वो दोबारा आ सकती हैं। Now they would try to accept what they have lost with great ease। अब उन्होंने अपना ये जो खोया हुआ वक्त है
उसे एक्सेप्ट कर लिया है विथ ग्रेट ईज, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है उसे एक्सेप्ट करने के लिए। और ये जो एक आयरॉनिक एक्सेप्टेंस है, इसको एक्सेप्ट करने के लिए उन्हें एक बहुत ही फोर्सफुल अपना एक एक्सेप्टेंस बताना पड़ता है। जो उन्हें ये लॉस हुआ है वो इतना गहरा है कि वो इसे किसी से इसका इजहार भी नहीं कर सकते और बहुत ही आसानी से इन्हें इस चीज को अब भूलना पड़ेगा। और ये क्या लॉस है उसके बारे में पोएट हमें आगे की लाइंस में कहती हैं, और वो ये है कि पोएट्स पेनफुल साइलेंस इन प्रेजेंट। अब हमें फाइनल लाइंस में पोएट ये बताती हैं कि किस तरह से उनकी मदर जो है वो उन्हें छोड़ के जा चुकी है, उनकी डेथ हो चुकी है। और वो ये कहती हैं कि हर मदर हैज बीन डेड फॉर 12 years। उनकी जो माँ है उनको मरे हुए 12 साल हो गए, और 12 साल ही उनकी उम्र थी जब ये फोटोग्राफ क्लिक किया गया था। और ये इनका सबसे बड़ा लॉस है। She says that the feeling of loss is so acute that she cannot explain this event in words। इतना बड़ा इनका ये लॉस है कि वो वर्ड्स में किसी को ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और उसकी ये इम्पैक्ट हुई है कि द पेनफुल साइलेंस ब्रॉट बाय हर मदर्स डेथ हैज यूनिक इम्पैक्ट ऑन पोएट। और ये जो एक दर्द भरा एक उन्हें एक सदमा पहुंचा है वो उनकी मदर की डेथ का, उसकी एक बहुत ही यूनिक इम्पैक्ट हुई है उनके ऊपर। और उस इम्पैक्ट का एक सिंपल असर ये हुआ है कि वो बिल्कुल ही साइलेंट हो गई है इस इवेंट की वजह से, इस सर्कमस्टेंस की वजह से। एक ऐसी मोमेंट उनके साथ में मतलब अराइज हुई है कि अब वो अपनी जो खुशी है वो तो दूर रह गई, लेकिन अपना वो गम भी किसी के साथ में बांट नहीं सकती। और इसी वजह से इनकी मदर की डेथ का जो साइलेंस है उसने उन्हें बिल्कुल ही साइलेंट कर दिया। इसलिए वो फाइनल लाइंस में कहती हैं कि शी सेज साइलेंस इज हर, कि उनकी मदर की डेथ के बाद जो साइलेंस है उसकी वजह से वो भी पूरी तरह से अब साइलेंट हो गई हैं। तो हियर कम्स द एंड ऑफ दिस ब्यूटीफुल पोएम। मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में इसके एक एक लाइन को एक्सप्लेन किया है। आई होप आपने इसके हर इनर और डीपर मीनिंग को समझ लिया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पोएटिक डिवाइस। Friends, first and the most used literary device in this poem is enjambment. enjambment वो होता है कि जब एक ही स्टांजा में एक से ज्यादा लाइन में कोई भी पंक्चुएशन मार्क का यूज ना किया गया हो और कंटिन्यूअसली उस लाइन को लिखा गया हो। Here you can see in these places enjambment has been used in this poem. And the next poetic device is alliteration. यहाँ पे आप देख सकते हैं my mother। एलिट्रेशन इज कि जब कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट किया गया हो सेम लाइन में। माय मदर में एम का साउंड है, एंड देन ऑल दीज प्लेसेस आप देख सकते हैं कि स्टूड स्टिल, थ्रू देयर, यहाँ पे एस का साउंड है, यहाँ पे थ का साउंड है, एंड देन माय मदर में एम का साउंड है। अगेन टेरिबली ट्रांजिएंट, उसमें भी ट के साउंड को रिपीट किया गया है। तो एलिट्रेशन हैज बीन यूज्ड इन ऑल दीज प्लेसेस। और उसके बाद में एपिथेट, अगेन टेरिबली ट्रांजिएंट। फीट में आप देख सकते हैं कि एपिथेट इज यूजुअली वो होता है कि जब एक एडजेक्टिव का यूज किया गया हो पोएम की लाइन में, और यहाँ पे ट्रांजिएंट इज एन एडजेक्टिव यूज्ड विद द नाउन फीट। एक ये जो फीट है उस नाउन को एक क्वालिटी बता देने के लिए यहाँ पे अलग से ट्रांजिएंट को यूज किया गया इस वर्ड को। तो यहाँ पे ट्रांजिएंट जो है वो एक एपिथेट है। एंड द लास्ट लिटरेरी डिवाइस इज ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन वो होता है जब सेम लाइन में दो ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स को यूज किया गया हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेबर्ड ईज, लेबर्ड का मतलब आप पहले ही मैं बता चुका हूँ कि मुश्किल से किया गया हुआ काम जिसमें बहुत ही तकलीफ पड़ी हो, और ईज का मतलब होता है बहुत ही आसानी से या बहुत ही इजीली कोई काम कर लिया गया हो। तो ये बोथ ऑफ दीज वर्ड्स आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीमोरन को यूज किया गया है। तो हियर फ्रेंड्स आई विल फाइनली कंक्लूड this poem and the explanation with all the literary devices. I hope आपको ये बहुत ही easily समझ में आ भी गया होगा। And now give me permission, here I would like to take your leave. अगर ये पोएम का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया है, समझ में आया है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको कोई क्वेरी या कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में आप उसे शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।